वंदे मातरम। आप सभी को आज हम जानना चाहेंगे सीटेट है क्या। सीटेट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है शिक्षक भर्ती के लिए। यह इंपॉर्टेंट और खास इसलिए भी, इसको पास करने के बाद हम 28 स्टेट में जहां भी शिक्षक भर्ती होती है वहां पे हम इनरोल हो सकते हैं। सीटेट की स्ट्रेटजी की बात करेंगे। यह स्ट्रेटजी सीटेट के अलावा भी अदर एग्जाम एनबीएस, आपको यूपी टेट एंड रेट एंड जो भी स्टेट तरह के एग्जाम हैं, फिर से अभी जो केवीएस आई है उसमें भी इसका रोल होता है। अब देखिए कैसे करना है। सबसे पहला हमारा फोकस होगा स्ट्रेटजी नंबर 1 पे सिलेबस। सिलेबस को हम सबसे ज्यादा आधार बनाएंगे, क्योंकि आपके जो भी क्वेश्चन आते हैं इसी बेस पे आते हैं। कहीं पे बहुत ज्यादा डेप्थ में पूछा जाता है, कहीं पे ऊपर ऊपर ही पूछ लिया जाता है। तो 90% से ऊपर जो क्वेश्चन भी आते हैं सिलेबस पे ही आते हैं। दूसरा होता है आपके सिलेबस के अंदर के प्रमुख सब्जेक्ट को आप समझना चाहेंगे। अब उनके जो सब्जेक्ट होते हैं, उनके जो भी सब्जेक्ट कर लीजिए या टॉपिक्स जो भी बोल दीजिए, इस पे हम गौर करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको कई चरणों में विभक्त कर लेंगे। एक हो रहा हमारा स्ट्रेंथ, दूसरा होता है हमारा वीकनेस। कुछ चीजें हमें बहुत जल्दी समझ में आती हैं, कुछ चीजें हमें क्या होती हैं, कुछ चीजें हमें नहीं याद होती या हम उसको पढ़ना बिल्कुल नहीं पसंद करते, क्योंकि वो हमारे लिए इंटरेस्टिंग नहीं होती है। अब देखिए पीआरटी में मैथ, ईवीएस, सीडीपी, हिंदी और ये कुछ सब्जेक्ट हैं, इसमें से उस लैंग्वेज में से कोई एक सिलेक्शन लेना, कोई एक सेलेक्ट करना होता है। और हमारा जो मिडिल में क्या होता है कि मैथ और ईवीएस मिलकर यहाँ पे आता है मैथ साइंस, 60 नंबर का आते हैं। ठीक है, नॉन टेक का बच्चा रहेगा तो वो क्या सोशल स्टडी, एसएसटी यूज करेगा यहाँ पे। बाकी ये तीनों चीज कॉमन रहेंगे, तो इसी में से हमारी स्टडी बन जाती है। हमारा जो प्रमुख वजह है पैडागोजी, ये भैया 90 मार्क्स तक पूछा जाता है इन सीटेट में। अदर में भी इसका वेटेज काफी रहता है। डीटीपीएस भी जाएगा तो वहां पे 100 नंबर का ये आसपास बनता है। वहां पे पेपर भी बहुत अलग पैटर्न होता है डीटीपीएस में भी, क्योंकि वहां पे काफी तगड़े एग्जाम होता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग मिलती है। इसमें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें एक बेनिफिट भी है। अब बात होती है, इसको तो स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ता है क्योंकि इसका भारी वेटेज है। अब कहोगे 90, पहले तो इस पे आपको समझा देता हूं। देखिए 15 का सीडीपी तो सब पूछा ही जाएगा। इसमें क्या होता है 15 नंबर का वही पैडागोजी। सीडीपी में होता है जो भी प्रमुख कोलबर्ग, स्नेह महोदय, आपको नैतिक जो भी कोलर साहब होंगे, वर्दीमियर साहब होंगे, ये सारे के सारे प्रमुख साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, आपने कुछ थियरी का प्रतिपादन किया, उन थियरी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। बच्चों की समस्यात्मक बालक स्पेशल चाइल्ड से क्वेश्चन इसमें भर के आते हैं। इससे हम बच्चों की मानव साइकोलॉजी समझने में मदद मिलती है। कुछ अपनी कॉमन से मैच्योरिटी के द्वारा इस चीज को डील करते हैं और इसकी समझ आती है। इसमें भी क्वेश्चन आता है 15 का, इसमें भी पूछेगा, इस सब में पूछेगा, तो ऐसे होंगे और ये उसको इसमें कंसीडर कर ही लेते, इसलिए इतना हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इन 5 सब्जेक्ट को पढ़ेंगे या कुछ सब्जेक्ट को। ये इसलिए बोल दिया क्योंकि आप अगर 90 तो स्कोरिंग है जनरल कैंडिडेट के लिए, 90 मार्क्स तो लाना ही लाना है। ठीक है, 60% से 90% आ जाता है। देखिए यहाँ पे एक चीज करना होगा कि इन 5 में से सबसे प्रमुख आपको जो आता है उसको पहले अपना स्ट्रेंथ जो है आप वो पढ़ लीजिए। आपको ईवीएस बहुत आसान आती है, सीडीपी भी बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे समझना शुरू हो जाएगा। हिंदी, हम लोग हिंदी वासी भारतवासी हैं तो हिंदी आती है। इसमें एक ये चुनौतीपूर्ण होती है और एक ये मैथ। अब आपको क्या करना है कि जो पहले आपको आता है उसको पढ़ के फिनिश कर लीजिए, उसको पढ़ के। अब आपको कुछ चीजें इसमें या कोई भी किसी को भी दिक्कत हो मैथ उसमें, तो क्या करेगा, हमें छोड़ना नहीं है। पहली बात हमें इसको भी कवर कर लेना है। अब ये रहा लास्ट में, तो वो क्या करेंगे, शिक्षा शास्त्र तो कर ही लेंगे, थोड़ा कम चाहे। अब इसमें जो आपका 10 नंबर या 15 नंबर में जो भी, उसमें से देखिए जोड़ घटाना से संबंधित क्वेश्चन आएगा। 500-600 रुपया दिया गया, उसमें से कुछ यूज कर लिया, घटा कर लेंगे। और भी कुछ स्थानीय मान, जातीय मान, फेस वैल्यू से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और थोड़ा सा स्थानीय मान के अलावा आपको ये दे देते हैं कि 2 अंकों को रिप्लेस करने पे दिखाएंगे दहाई अंक से क्वेश्चन आते हैं। तो आप थोड़ा करके समय के साथ कुछ चीजों को कर लेंगे। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आपको आप जिसको ये आता है इसमें दिक्कत होती है, कभी कोई गद्यांश पद्यांश में दिक्कत होती है, भाई जी पैडागोजी तो आप समझ ही लेंगे ना, तो ये भी तो होगा। और इसमें क्लास जो है तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग सिनोनिम्स एंटोनिम्स से कुछ तो उसमें भी कर ही लेंगे, ये भी है। ठीक, तो मतलब आप लोग को अगर 4 मतलब 30 के 120 को बढ़िया से कर लेंगे ना, तो 30 है इसमें भी तो आप कुछ कर ही रहे हैं। अरे 15 में से यहाँ से 6-7 तो कर ही लेंगे,
बाकी को उड़ा दीजिए, तुक्का मार दीजिएगा, इसमें भी 6-7 आएगा, 12 नंबर कम थोड़े होते हैं। ठीक है, 90 प्लस में तो आएगा ही आएगा, 100 भी पहुंचा देंगे, कोई खराब मार्क्स नहीं होता है। अब आपको ध्यान देना है, अब आपको जो मिडिल वाले बच्चे होंगे मोटा मोटा चीज को कवर करेंगे, ईमानदारी से कहोगे, सोच रहे होगे कि ये तो हमें आता ही है, बिल्कुल सही बात, आपको आता है, मैं जानता हूं, ऐसे करते होगे। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, टाइम मैनेजमेंट पे ना, मैं इन चारों पांच जो बता रहा हूँ ना, 4-5 सब्जेक्ट का जो क्लब करके ले ना, मैं उसमें उसका इंपॉर्टेंस दिखा दूंगा और 100% उसका बेनिफिट आएगा, नहीं तो डिसलाइक मार के चले जाइएगा। स्टडी का एक अगला भाग है सिस्टम, हमारी जो व्यवस्था चल रही है, जो हमें सरकार ने एनईपी लाया है, एनसीएफ 2005 को लाया था, इस तरह की जितनी भी व्यवस्थाएं बनी हैं जो हमारी यहाँ प्रेजेंट में चल रही है, उसको कभी उसके बारे में कभी गलत स्टेटमेंट, हमारे जो कथन आएंगे उसमें गलत स्टेटमेंट को छोड़ दीजिएगा, हमेशा उस पर सकारात्मक नहीं है, क्योंकि हमारा एक ये दायित्व भी है कि हम कमियों को ध्यान न देके उसकी अच्छाइयों के ध्यान देके, कमियों को सिर्फ और सिर्फ उसमें सुधार क्या ला सकता है, हमें इन बिंदुओं पे हमेशा गौर करना चाहिए। अब हम आगे आते हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं जिसके थ्रू हमारे क्वेश्चन में ये चीज आएंगे, तो हमें इसी से बचना है। जैसे नकारात्मक कीवर्ड्स हैं, ये अभी आ रहे हैं, जैसे बच्चों को पीटना अच्छी बात है, अब इस तरह की चीजें कथन में आ रही है तो कभी भी सही नहीं होगा। ठीक है, उन्हें डांटना, फटकारना, इस तरह की चीजें ये शोभनीय नहीं है, ये कभी भी एक शिक्षक के नजरिए से, एक समाज के प्रति ये अच्छा आज स्टेटमेंट नहीं माना था। ठीक है, उपहार, अगर बच्चों को हम उपहार देते हैं, टॉफी देके ये इस तरह की चीजें कहते हैं, ये क्वेश्चन लगाओ, तो एक आप कह सकते हो कि आंतरिक अभिप्रेरणा ये नहीं हुई, ये बाहरी है, लेकिन ये भी उतना अच्छा नहीं माना जाता है, प्रशंसनीय नहीं है, इससे बच्चा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मिसयूज कर सकता है। ठीक है, कठोर शिक्षण प्रणाली, आज के जो वर्तमान समय में ये प्रणाली को कभी स्वीकार नहीं किया गया, इसमें लचीली की गई है, ये सकारात्मक होगा। कठोर शिक्षा प्रणाली बता रहा है, स्टेटमेंट में आ रहा है, तो हम उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। अब आ रहा है बच्चों को हतोत्साह, कुछ ऐसी बात बोलना जिससे बच्चों को मोटिवेशन, उसकी विवेक पे उसका एक गहरा असर पड़े, नकारात्मक में नकारात्मकता झलक रही है, तो वो कभी हतोत्साहित वाला स्टेटमेंट गलत होगा। कहेंगे तुमको गणित आ ही नहीं सकती, तुम्हें गणित कुछ, तुम पहाड़ ये टेबल याद ही नहीं सकता, अब इस तरीके से बच्चों का डिमोटिवेट भी करता है। तो ये सब करना एक शिक्षक के नजरिए से या समाज के प्रति ये अच्छी बात नहीं है, हमें उसको इस चीज से बचना है। हीन भाव, सख्त भाव, कठोर भाव, हमें बच्चे के प्रति कोमल भाव, बच्चे भगवान के रूप होते हैं ना, तो आप उससे प्रति सख्ती से पेश नहीं है, सख्ती से पेश कर तो वो बच्चा आपसे दूर, आपसे भागेगा, आपको देख के डर जाएगा, तो क्या होगा, आपको प्रेम से बात करना, उसकी कमियों को थोड़ा सा सख्ती न भाव बल्कि उसके कारण का पता लाएंगे, तो ये सकारात्मक रवैया आ जाएगा। नकारात्मक इस तरह की चीजें आ रही हैं कि पीटना, डांटना, तो ये चीज को आप बचिएगा। और जेंडर बायस क्वेश्चन, जैसे कि कोई कह रहा है कि केवल लड़कियां लड़के ही कर सकते हैं, इस तरह की हीन भाव भी चीजें जो होती हैं, वो स्टेटमेंट कभी भी सही नहीं होगा, तो आपको इस चीज से बचना होगा। ठीक है, लड़कियां आज से बहुत गुणी होती हैं, इस तरह की चीजें आ रही हैं, तो आपको ये पक्षपात, मतलब जेंडर का एक हिस्सा, इस पे आज के जो प्रणाली है, ये समाज हमेशा इस पे समभाव, समानता अधिकार दे रहा है ना, तो आपको ये चीज स्टेटमेंट में आ रही है तो कभी सही नहीं होगा। ठीक है, तेज, गधे, कमजोर, ये सब चीज बोलना, अब तेज है कोई, कमजोर है, तुम बहुत तेज हो, ठीक है, लेकिन किसी कमजोर कहना, इस तरह की चीज में आपको क्या होना चाहिए, बच्चों को सबको लेके चलना, तो आप एक ही चीज को पकड़ के नहीं चल सकते। ठीक है, एक लाइट सबको हाँक नहीं सकते ना। ठीक है, रूढ़ी बात है, कंजर्वेटिव थिंकिंग, कि आपने बस ये बना लिया कि अच्छे बच्चों के घर के लड़के बहुत अच्छे होंगे, कमजोर वाले पढ़े, तो इस तरह की कंजर्वेटिव थिंकिंग नहीं, आपको क्या करना है, आपको एक शिक्षक का दर्जा है तो वो चीज बहुत ब्रॉड सेंस में लेना है, और उसके प्रति अपने दायित्व को हर वक्त हर समय निर्वहन करते रहना, ये हमारी चुनौती है, और इस चीज को जो जितना बखूबी कर लेगा वो उतना ही सफल होता है। अब ये थे नकारात्मक, अब इसको सकारात्मक कथनों पे केंद्रित रहना। एक चीज मैं बहुत आसानी से कर रहा हूँ कि देखिए, पॉजिटिव जो कीवर्ड्स होंगे ना, वो कथन में आएंगे, वो कथन को बहुत ज्यादा मजबूत करते हैं। जैसे बच्चों की गलतियों का कारण पता करना, अब ये कह रहा है कोई स्टेटमेंट या हमारे कहते हैं, हमारा पहला रिस्पॉन्स यही होगा, हम उसकी कमी को पकड़ेंगे कि किस कारण से बच्चे ने यह गलती की है। एक सेकंड बस, हाँ, गतिविधियों के द्वारा शिक्षा, देखिए बच्चे जो होते हैं खेल में बड़े रुचि लेते हैं, तो हमें क्या खेल में शिक्षा प्रोवाइड करना चाहिए। नंबर, टेबल, क्यूब लगा के, पंक्ति लगा के उस चीज को प्रोवाइड करना, याद करवाना, गिनतारा मेथड, इस तरह की खेल में उन चीजों को इंगेज करना, और
और उन्हें पढ़ाना, ये सबसे आज की डेट का सबसे महत्वपूर्ण। फ्रॉवेल, किंडरगार्टन, ये सब क्या होते हैं, इन्होंने इस चीज को बहुत ही ज्यादा मजबूत किया। अधिगम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। उपचारात्मक शिक्षा को बढ़ावा देना, ये जो चीज है ना उपचारात्मक, हम बच्चों की कमियों पे ध्यान को देख के उसको क्या बेहतरीन रेमेडीज या पॉसिबिलिटीज है उस चीज को, उसको कैसे उसको सुधार किया जाए, ये चलन आजकल बहुत बढ़ गया। उपचारात्मक शिक्षण ये चीज आता है कि क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, तो आप इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, इसको बढ़ावा देते हैं। प्रोत्साहन देना, मोटिवेशन देना, बच्चों स्कूल नहीं आ रहे हैं तो कहेंगे बच्चे आप आइए कि इससे आप स्ट्रांग होंगे, आपकी मजबूती एजुकेशन के प्रति बढ़ जाएगी, पेरेंट्स खुश रहेंगे। उन्हें ललक पैदा करना एजुकेशन के प्रति, शिक्षा के प्रति। इससे क्या होगा, बच्चा ये समझेगा कि हाँ भाई सर हमारे बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, और मोटिवेट रहेगा। और आपसे बेधड़क बच्चों के प्रति कोमल हृदय से, मतलब एक अच्छा व्यवहार मेंटेन करना, जिससे बच्चे अपनी बात भी रखने में झिझक ना करें। इस तरह के एक माहौल क्रिएट करना एक शिक्षक का सबसे बड़ा दायित्व होता है। अवसर प्रदान करना, जैसे कि अब बच्चों में क्या होता है कि कोई गलती करते हैं तो उसे क्या, सृजनात्मकता की ओर ध्यान देना। सृजनात्मकता, अब ये होता है कंस्ट्रक्टिव विचार, ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेटिंग, सबसे ज्यादा प्रभावशाली भी बनाता है। कि जैसे बच्चे कोई गलती करते उसको ये अवसर देने लगे, आप फिर से करो, उन्हें मौका देने। लर्निंग बाय डूइंग हिमसेल्फ, वो अपनी गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ने के बाद जब वो प्रेरित होता है तब वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करता है, और उसकी शिक्षा व्यवस्था में उसका कॉन्फिडेंस बढ़ना ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी और एक समाज के प्रति भी होती है कि किस तरह से हम ये सब चीज़ें अवसर प्रदान करके उस चीज़ को वो शिक्षा के प्रति लाना ही एक हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है। और देखिए इसमें एक चीज और हमें ध्यान रखना है, बच्चों को कक्षा शिक्षण में हमें चर्चा कराएंगे, किसी विषय वस्तु पे पर चर्चा कर सकते हैं, कहानी सुनेंगे, सुनाएंगे। बच्चों के मनोभाव विचारों को भी हम जानना चाहेंगे कि बच्चे वही बहुत जगह जगह से आते हैं, तो वो अपने साथ विभिन्न भाषाओं के साथ आते हैं, संस्कार के साथ आते हैं, तो हम उनसे बात करके ये जानना चाहेंगे, इस पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे बच्चा भी आपको समझेगा हाँ सर जी हमारे बारे में इच्छुक हैं और हम हमारा ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं। तो इस तरह के एक अच्छी माहौल क्रिएट करके उन चीज को पढ़ाई के प्रति एक्टिव करना, सक्रियता, ये भी सक्रिय बच्चे का सक्रिय करना भी एक सबसे बड़ा गुण माना जाता है। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, आगे अब देखते हैं। अब देखिए हमारे स्ट्रेटजी का अगला हिस्सा है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मींस स्टडी मटेरियल। ठीक है, अब आप देखोगे तैयारी करते रहेंगे तो आपका पहला चरण ये होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए कैसे हैं, पहले आप उनको सॉल्व या गो थ्रू करेंगे, देखेंगे, एनालिसिस करेंगे प्रॉपर तरीके से, फिर उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आप करेंगे जब आपकी तैयारी अच्छी दिशा में चलने लगेगी, आप उसमें से चीजों को समझ लेंगे तो आप प्रैक्टिस सेट मारना शुरू करेंगे। अब ये दो तरीके पर डिपेंड करता है, एक ऑफलाइन का मतलब ये है कि कोई अपनी बुक परचेज की, किसी भी बुक यूथ का अरिहंत का, उसको आप लोगों ने मारना शुरू कर दिया, 20 सेट मार लिया। और एक होता ऑनलाइन। इस बार का सीटेट या दो साल से सीटेट कैसे हो रहा है, टीसीएस आ गई है, टीसीएस गेम खेलती है, ये समझ लीजिए, बताता हूँ शॉर्ट तरीके से। टीसीएस जब से आती है ना वो पैटर्न को पूरा बदलाव करती रहती है, टीसीएस इसीलिए फेमस होती जा रही है। तो आपको यहाँ पे जितना अच्छा मॉक लाएंगे, ईमानदारी से, ऑनेस्टी और गंभीरता से लगाएंगे, आपका रिजल्ट उतना ही बेनिफिट होगा। इसलिए यह मेथड बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो गई है। अब इसमें से सबसे बेहतरीन चीज निकल के आता आपका टाइम मैनेजमेंट। एक चीज मैं भूल गया था, स्टडी मटेरियल। अब आप पढ़ेंगे कहां से, चीजों को कहां से, अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट करेंगे। इतना बड़ा सिलेबस है, इसमें से भी सुपर टेट या DSSB तैयारी से करते हैं तो उसमें चैलेंजिंग बढ़ जाती है। तो उसके लिए आपको NCERT प्रीफर करना पड़ेगा। इस तरह की कुछ 3-4 बुक होती है, देखिए मैथ का और एक EVS होता है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश पढ़ने तो बहुत बढ़िया है। अब इसमें भी एक तरीका बता दे रहा हूँ, देखिए अब कहोगे सर ये पूरा पढ़ते हैं, आपको नीचे कुछ अंडरलाइन करके दी रहती हैं। ठीक है, ये सब अच्छे से पढ़ना होता है। ठीक है, पूरा पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो इन सब चीजों को पढ़ लेंगे ना तो इससे आपको बेनिफिट होती है। किसी ने मुझे भी सजेस्ट किया था, तब मैं इसको आपको बता रहा हूं। अब आपको क्या करना होगा, और इसके अलावा किसी मैम सर का आप नोट लिए हैं तो उसको पढ़ते रहिए, बहुत अच्छी तैयारी है। फिर ये कर लेंगे ना आपको तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। हाँ, टाइम मैनेजमेंट, मैंने इसी पे बात कर रहा था, आ ही गया। यहां से टाइम मैनेजमेंट बन जाएगा। पूछे कैसे, अब इसमें कुछ आप कहीं ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, कहीं आपको टाइम की कमी हो जाएगी, इसलिए प्रॉपर हर क्वेश्चन का उतना इंपॉर्टेंट है। इसलिए
इसलिए हर एक क्वेश्चन एक ही नंबर के हैं। तो 150 क्वेश्चन होते हैं ना, 150 क्वेश्चन होंगे तो उसमें से हर एक क्वेश्चन एक ही नंबर का होगा। तो आपको मैंने यही बताया था कि आने वाला क्वेश्चन और नहीं आने वाला क्वेश्चन, क्योंकि जो आप चार सब्जेक्ट को अच्छे तैयारी किए होंगे उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे ही, और जो आपको इंटरेस्टिंग नहीं है, जिसको आपने कम पढ़ा है, उसमें क्वेश्चन कम ही नहीं आएंगे, उसमें कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा। इसलिए एक आने वाला क्वेश्चन, ठीक है, और एक चैलेंजिंग क्वेश्चन। अब ये जो चैलेंजिंग है इसी को समझना है। हमेशा स्टडी यही हो रहेगी कि हमेशा आने वाला क्वेश्चन ही करेंगे, और एक साइकोलॉजी भी यही कहती है कि जब 10-5 क्वेश्चन उड़ा ले जाएंगे स्टार्टिंग के अच्छे क्वेश्चन, आई मीन उसमें बिना टाइम इन्वेस्ट किए, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आप बढ़त लेना शुरू करें आगे क्वेश्चन, उसमें आप क्या हो जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस मोरल एकदम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको कितना क्वेश्चन मिला है, 150 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से 50 क्वेश्चन में से आपने 3 तरीके से तैयारी होगी। देखिए यहाँ पे वहीं पे एग्जाम हॉल में जब करेंगे, सबसे पहले 70 से 80 क्वेश्चन आप मन से पढ़े होंगे, ईमानदारी के, ये आपको क्वेश्चन इतने आते होंगे, आपको ये क्वेश्चन को आपको बहुत चालाकी से तरीके से बिना इधर उधर किए आपको ये उड़ा लेना है कम समय में ही, क्योंकि आने वाला क्वेश्चन है, आपने पढ़ा अच्छे से और ऑप्शन टिक करके क्लिक करके आगे बढ़ गए। अब आता है मॉडरेट, ये आपको लग रहा है कि यार ये हो सकता है बी या सी हो सकता है, एक ही दो में डाउट होता रहता है, इस तरह करीब मान लीजिए 30 से 40 क्वेश्चन इस तरह भी मिलेंगे। आपने इसको भी कर लिया, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, फिर भी हमेशा जो तीसरा सेक्शन हमेशा टाइम बचा, इसलिए कहा कि ये जो आते हैं ना, इसको क्या करना, क्वेश्चन आता रहेगा और आगे बढ़ते रहेंगे कुछ उसमें नहीं है कि मार्क ऑफ रिव्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। आप बिल्कुल समय आपको अन क्वेश्चन पे नहीं बिताना जो आपको नहीं आ रहा है, आपने करते गए और आगे बढ़ते गए, नहीं आता गया स्किप करते गए, इस तरह से करते रहेगा, तभी आपका टाइम बचेगा। ठीक है, 2.5 घंटे का समय होता है ना, इसमें से आप बहुत आसानी से 1 घंटे में इतना पहुंच जाओगे, कम ही में कर लेते हैं, यही होता है भाई सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी। फिर आपका टाइम बचता है तो फिर आप मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं आपके लिए जो आपको लगता है कि बी सी होगा, इसमें भी आप 30-40 क्वेश्चन कर लेंगे। अब आता है तीसरा राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप भरपूर टाइम भी बचा लेते हैं, क्योंकि इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करना अपने को बैलेंस कर लेते हैं ना, थर्ड में आपको एकदम चैलेंजिंग क्वेश्चन जो आपको आते नहीं, कितने बचेंगे, 80, 40, 120, 30, मान लीजिए 30 से 40 क्वेश्चन बचेंगे, इतने क्वेश्चन बचेंगे ना, तो आप इसमें क्या करोगे, एक मोरल चीज बता दे रहा हूं, ये तो अगर नहीं भी आएगा तो आप 10 सेकंड में या सॉरी 2-3 मिनट में इसको उड़ा ले जाएंगे। तो कम भर दीजिए यार, बीसी को कोई एक लेके भर दीजिएगा, एक ही 2 लेके, वो आप देखे होंगे ट्रिक, भर दीजिए। और दूसरा एक तरीका ये है, थोड़ा सा क्लोज आंसर में मैच करते रहिएगा, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ क्या होता है ना, आपको इन सब के दौरान पढ़ते रहेंगे, जब क्वेश्चन लगाते रहेंगे ना, अगर 120 क्वेश्चन करें तो इससे कुछ चीजें इसमें भी हेल्प मिलेंगी, या कुछ कहीं गलत होगा ना, तो जो समय बचा रहेंगे तो उसको ओवरकम करके अपने रिजल्ट को और बेहतर कर लेंगे। यही है, इसी की मैं बात कर रहा था। अब अगला है कंक्लूजन। ओवरऑल कंक्लूजन में आपसे कहूंगा, देखिए रिसोर्सेज 100 जगहों से पढ़ना है, बहुत रिसोर्सेज को फॉलो करना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। एक ही लाइन में कहूंगा कि 100 बुक पढ़ने से बढ़िया है कि एक बुक को 100 बार पढ़ो, एक बुक को 100 बार पढ़ो, और उसमें जो भी आपको अपडेट या जो भी कहीं गलती मिली उसको रेमेडीज को सुधार कीजिए, अपडेट कीजिए और इंप्रूव करके उसको पढ़ते रहिए। बार बार पढ़ेंगे, दिमाग पूरा बैठ जाएगा वो चीज और वो गलत नहीं होगा। अब आता है कि हम लोग एग्जाम एनालिसिस करते रहते हैं, रिव्यू लेते हैं, एग्जाम रिव्यू लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, अच्छे लोग भी करना चाहिए, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। अपना टाइम, उस टाइम का टाइम 2-3 दिन बचे रहते हैं, उसमें आपको रिवीजन पे बोलने रिवीजन करते रहिए, वो भी जो बहुत जरूरी होता है। कहने का ये मतलब है, आप बहुत ज्यादा रिव्यू देख रहे हैं, वो कर रहे हैं, हो सकता है आपके पैटर्न में किसी में स्लैब नहीं है, आपने स्लैब को पढ़ा ही नहीं था, या अच्छे से देखिए होता क्या है, जब ईवीएस में पढ़ेंगे तो उसमें बहुत से 4-5 पॉइंट होते हैं, 4-5 पॉइंट होते हैं, उसमें से एक ही दो में गेम होता है। अब वो कहेगा कि वो उसकी लाइफ टाइम से पढ़ा के पूछ देगा, और आप वो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो आप कम जाएंगे। इसे हाथी का है, हाथी का सरदार झुंडनी, हाथी का झुंड का सरदार कौन होता है, हाथी नहीं होती है। तो आप अगर उस चीज को थोड़ा भी हाथी से नहीं पढ़े होंगे तो हाथी वाला जो पैटर्न आपको पैराग्राफ दे देगा 4-5, उसमें से वो चीज जाहिर सी बात है पढ़े रहेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो वो गलत हो सकता है। इसलिए आपको बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो दिमाग में बिल्कुल बैठा रहेगा, वो आपको खुद हाथ बता देगा कि नहीं यार ये चीज होनी चाहिए। इसलिए कह रहा हूं कि आप रिव्यू देखते रहिए, बहुत अच्छी बात है, देख के
और लेकिन उस टाइम आपका समय कीमती होता है, आपने रिवीजन पे भी टाइम देते रहिए, वो ज़्यादा जरूरी है, ये खुद समझ सकते हैं। और 3-4 क्वेश्चन, 4-5-7 क्वेश्चन भाई इधर उधर आ ही जाते हैं, ये लाजमी है, तो आप उसके लिए वरी मत होइए, ये सबके साथ होता है क्योंकि हम लोग इंसान हैं। उसमें क्या करना है हम लोग को, ये देखिए, उसमें उसको ये जो लास्ट चैलेंज, यही हमारा चैलेंज है, तो लास्ट में तो तुक्का भर दीजिएगा या थोड़ा सा एसोसिएट प्रॉपर्टीज लगा के उसको करने का प्रयास कीजिएगा। और वो एक चीज और बता दूं कि जैसे कि निपुण योजना, ये सब जो भारत स्कीम, ये सब लॉन्चेज हुई है ना एनईपी से कुछ क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन वो थोड़ा सा खोजबीन करके वो देते हैं, क्योंकि वो हमसे ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करके बनाते हैं ना पेपर, इसलिए पढ़ते रहिए आप।